हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं लेक्चर ले रही हूँ किसी रीज़न के कारण, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। एंड जो आपके लेक्चर्स बच गए हैं वो भी मैं डे बाय डे कंप्लीट करती जाऊँगी साथ साथ। तो आइए आज का जो लेक्चर है वो हम एक डे से हम शुरुआत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। आज का डे जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है रिलेटेड टू गर्ल्स के बारे में, ठीक है। तो वो गर्ल चाइल्ड के बारे में ये डे जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को। ये जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया 2012 से स्टार्ट किया गया। थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो थीम जो रही इस साल की 2021 की वो है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ठीक है। डिजिटली सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। उसी के बेस पे ये इस बार की थीम रखी गई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है जो 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जिसका नाम है नेशनल पोस्टल डे, ठीक है। तो ये नेशनल पोस्टल डे जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पोस्टल से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो इसका मेन मकसद यही है इस डे को सेलिब्रेट करने का कि हम याद कर सके जिनके द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है स्पेशली इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में फॉर लास्ट 150 ईयर्स तक। इंडियन पोस्टल सर्विस जो है हमारे इंडिया में वो इंटीग्रल पार्ट है हमारी इंडिया का। आपने देखा होगा हर एक एरिया का पिन कोड रहता है और वो पिन कोड इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, और पिन कोड 6 डिजिट का रहता है, ठीक है। पिन सिस्टम इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये श्री राम भयकाजी वेलंकर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिन कोड स्टैंड फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर बोला जाता है इसको। और ये जो श्री राम भिकाजी वेलांकर थे ये एडिशनल सेक्रेटरी थे इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऑन 15 अगस्त 1972 को 6 डिजिट जो पिन सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया श्री राम भाईकाजी वेलंकर के द्वारा 1972 में 15 अगस्त में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो पोस्टल सिस्टम है हमारे इंडिया में वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ डे थे जो इम्पोर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल पीस प्राइज़ अभी हाल ही में दिया गया। फिज़िक्स की फील्ड में भी दिया गया, लिटरेचर की फील्ड में भी दिया गया, वो आगे लेक्चर्स में मैं कवर कर दूंगी। और स्पेशली नोबेल प्राइज़ की जो वीडियो है वो भी आपके लिए मैं लेके आऊँगी, ओके। तो लास्ट ईयर की अगर देखिए 2020 की नोबेल प्राइजेस की जो विनर लिस्ट की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया गया है, किसको दिया गया है? इस बार 2 पर्सन को दिया गया है, मैरिया रेसा जो फिलीपींस से हैं और डिमेट्री मुराटोव, ठीक है, ये रशिया से हैं, ठीक है। तो रिसेंटली ही 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। तो किसके लिए दिया गया? क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए गए स्पेशली जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, रिलेटेड टू प्रेस, क्लियर। तो अगर बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे संविधान में भी इसके बारे में जिक्र कर रखा है फंडामेंटल राइट में, जो पार्ट 3 में रखे गए हैं आर्टिकल 12 to 35 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल, ठीक है। तो आर्टिकल 14 to 18 जो आता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 to 22 आता है राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 23 to 24 अगर देखें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 to 28 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आर्टिकल 29 to 31 की अगर हम बात करें जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है उसके बारे में बात की जाती है इसमें। आर्टिकल 32 to 35 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, आर्टिकल 32 को किसके द्वारा बोला गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं आर्टिकल 32 to 35 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, इसको कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 19 में जो बातें रखी गई हैं स्पेशली जिनको रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो इनके द्वारा सोसाइटी में
एफर्ट्स लगाए गए, तो उसके लिए जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो बात करते हैं हमारे संविधान में जो प्रोविज़न्स रखे गए हैं रिलेटेड आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है उसमें फर्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लोज़ फर्स्ट ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये कुछ जो आपको फ्रीडम्स दे रखे हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी रखी गई हैं, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी बोल दो, किसी को भी हर्ट कर दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। तो टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबल कर सकते हैं हम पीसफुली, ठीक है, विदाउट आर्म यानी कि विदाउट हथियार, क्लियर। और एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम फॉर्म कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो कौन सी अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड ऑन किया गया और कौन से ईयर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए जाके इसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रीली हम मूव कर सकते हैं अपनी कंट्री की टेरिटरी में, ठीक है। तो रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन की, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस पर, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रखी गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में आता है, आर्टिकल 19 में, जो आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के बारे में बात की जा रही है। जीडीपी प्रोजेक्शन जो है इंडिया का, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो है, जो साउथ एशियाज लार्जेस्ट बोला गया है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इसकी रहेगी 2021-22 की 8.3%। ये किसके द्वारा बोला गया, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया, ठीक है। साउथ एशिया इकोनॉमिक जो फोकस रिपोर्ट इसमें दे रखी है, ग्रो यानी करेगी हमारी जो साउथ एशिया की, जो हमारी कंट्री भी साउथ एशिया में आती है, ठीक है, तो ग्रो अप करेगी 7.1% इन 2021 और 22 में, क्लियर। और बाई एनुअल ये इकोनॉमिक अपडेट देखने को मिलता है, यानी कि साल में 2 बार इसका जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये निकाली जाती है। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ और मेजर जो रिपोर्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछी भी गई हैं कई बार, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करें रिसेंटली ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अभी रिपोर्ट निकल के आई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। हमारे इंडिया का रैंक इसमें कितना रहा है, तो ये बताइएगा मेरे को, ये पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है, पंजाब का एक पेपर था, ठीक है, पंजाब के एग्जाम में पूछा गया था, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये लोन प्रोवाइड करवाता है, ग्रांट, स्पेशली जो लो इकोनॉमी जो कंट्रीज़ रहती हैं उनको, ठीक है, मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स की, वो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास है। फाउंड कब किया गया, 1944 में, ठीक है, ब्रेटन वुड्स और न्यू हैम्सफेयर यूएसए। मोटो क्या है इसका, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो देखने को मिलती है अलग अलग कंट्रीज़ में, उसको कैसे हमने ख़त्म करना है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी सब्सिडरी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। फाउंडर इसके कौन है वर्ल्ड बैंक के, जॉन मैरनट कैनिस एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अभी हाल ही में ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये रिलीज़ की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है, ठीक है। तो अभी मंथ जो है अक्टूबर 2021 के, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है आरबीआई के द्वारा भी रिलीज़ की गई। पॉलिसी रेट अगर देखें तो अनचेंज्ड देखने को मिला फॉर दी 8th टाइम, ठीक है। जो मेंटेनिंग एंड अकोमोडेटिव सेंटेंस जो रिकवरी ड्यूरेबल देखने को मिली। बात करते हैं जो अनचेंज पॉलिसी रेट है, यानी कि रेपो रेट 4%, ये डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि रेपो रेट कितना है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है, ठीक है। तो बैंक रेट 4.25 है, रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% एंड बैंक रेट कितना है 4.25%, ठीक है। अगर बात करें रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यानी कि जीडीपी की, तो इसकी ग्रोथ जो है रिटेन देखने को मिली 9.5%, ठीक है। अभी बात करते हैं कि रेपो रेट क्या रहता है, रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट की अगर हम बात करें तो रेपो रेट क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई है, वो हमारी कंट्री के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको क्या करता है, मनी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है, आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक से क्या करता है, वापस जो मनी दे रखी थी रेपो रेट के चलते उसको क्या वापस लेता है, ठीक है। तो बैंक रेट की अगर हम बात करें तो बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जो चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जो लैंड किए जाते हैं फंड किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अगर बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, जैसे आरबीआई से एक बैंक ने क्या लिए, पैसे लिए, ठीक है। आरबीआई ने एक बैंक से क्या लिए, पैसे लिए, ठीक है। तो इस बैंक की हालत खस्ता हो गई कुछ टाइम बाद, तो फिर से आरबीआई के पास ये जाएगा बैंक और आरबीआई से कुछ पैसे और लेगा, ठीक है। तो यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आरबीआई से कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मनी जो है वो बोरो करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, एक विंडो शेड्यूल बैंक है जो बोरो करता है ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। आरबीआई जो है रिवाइज प्रोजेक्शन अगर देखें स्पेशली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, ठीक है, जो इन्फ्लेशन की बात की जाती है, ठीक है, 5.3% फ्रॉम 5.7% अगस्त 2021 तक की इसकी देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आरबीआई जो है अभी इन्फ्लेशन पाथ जो फॉलो करता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के चलते। तो इसमें देखने को रिसेंटली जो इंक्रीज देखने को मिली कमोडिटी प्राइस में, स्पेशली जो कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स इन्फ्लेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर जो है, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल एक बार देख लीजिए। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, एक स्टैट्यूटरी कमेटी है, किसके द्वारा सेटअप की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई, ठीक है। तो ये की पॉलिसी रहती है इंटरेस्ट रेट की और मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। और एज वेल एज इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, 4 ± 2 है, ठीक है। तो इस टारगेट को क्या अचीव, अभी इसको क्या किया गया, अभी रिवाइज करना था इस ईयर, तो अभी 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो 2016 में इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। टारगेट क्या रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, कि इंश्योर करना इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट आपको मैंने अभी पहले बता दिया, जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है 4%, 4 ± 2, ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, इस कमेटी की कंपोजिशन में कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं, टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं, 3 रहते हैं सेंट्रल बैंक के और 3 रहते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर बात करें तो उसके चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। ओरिजिन अगर देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत अमेंडमेंट करके फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है, फिक्स करने के लिए जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है। और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है फर्स्ट प्रपोज किसके द्वारा की गई, जो अरिजीत पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। तो फंक्शंस आप देख सकते हैं, डिसाइड करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो रेट डिसाइड करते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6S कैंपेन। 6S कैंपेन का मतलब क्या रहता है, अभी हम देखते हैं। अभी पंजाब नेशनल बैंक जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है 6S कैंपेन। 6S का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वाभिमान, समृद्धि, संपाक, शिखर, संकल्प और स्वागत, ठीक है। तो 6S जो हैं, ठीक है, इस कैंपेन का ये मतलब है। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है अंडर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है, ताकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इस बैंक की, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जा सके ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। जो अभी फेस्टिवल सीजन नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, अभी दशहरा वगैरह आएगा, तो उसके चलते ये जो कैंपेन है ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कि स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन है ये, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल जो सर्विसेज है हमारी कंट्री में। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है, बथुकम्मा। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पे,
देखने को मिलता है ये तेलंगाना में, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बथुकम्मा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो अलग अलग स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये है तेलंगाना में, ठीक है। अभी देख लेते हैं तेलंगाना है कहाँ पे है, ठीक है। तो तेलंगाना जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा, सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इसको टच करते हैं, उड़ीसा इसको टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बथुकम्मा फेस्टिवल जो है स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा जो नवरात्रि अभी चल रही हैं, ठीक है। बथुकम्मा फेस्टिवल बिगिन किया जाता है डे ऑफ मलाया अमावस्या में, ठीक है। तो स्टार्ट होता है ये, तो ये 9 डे का फेस्टिवल रहता है, जैसे 9 नवरात्रे होते हैं ना, वैसे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एंडिंग होता है दुर्गाष्टमी के दिन, ठीक है। तो अदर जो तेलंगाना में जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो है बोनालो फेस्टिवल, नेलावोलू फेस्टिवल, ठीक है। समक्का सरक्का जत्रा, नगोबा जत्रा। तो ये फेस्टिवल्स जो हैं ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस करना था, सॉरी, ठीक है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ये हर साल 10 अक्टूबर को ही देखने को मिलता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस भी निकल गया है ड्यूरिंग कोविड-19 में, बहुत सारे केसेस निकल गया क्योंकि कई लोगों की जॉब चली गई, ठीक है। घर पे पैसों की तंगी, खाना प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक है, मिल नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये कारण बनी किसका, मेंटल हेल्थ का भी, ठीक है। स्टडी जो है ऑनलाइन हो गई, ठीक है। कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था ऑनलाइन स्टडी करने के लिए, ठीक है। जो अच्छे अच्छे बच्चे थे, यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के पास ऐसे पुअर फैमिलीज़ भी थी जिनके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था, तो बच्चे पढ़ नहीं पाए, कई बच्चों की तरह सुसाइड भी अटेम्प्ट किया गया। तो ये वो जो मेंटल हेल्थ है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी बहुत सारी, ठीक है, स्पेशली लॉकडाउन में। तो वर्ल्ड जो मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ एजुकेशन के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके, एडवोकेसी अगेंस्ट जो सोशल स्टिग्मा है, ठीक है। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अवेयरनेस फैलाना मेंटल जो हेल्थ इश्यूज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड मोबिलाइज एफर्ट्स लगाने, सपोर्ट करना मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन है उसको। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेंटल हेल्थ इज़ एन अनइक्वल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट अगर बात करें, अभी न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पे सेटअप किया गया है, कहाँ, कौन सी स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो प्रपोजल रखा गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है। तो अभी उनके द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इंडियाज़ का न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में अभी सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो डिक्लेयर किया गया है इसको, कंबाइन एरिया इसमें रहेगा, जैसे गुरु घसीदास नेशनल पार्क, तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें मर्ज करके इसको कंबाइन एरिया में, ठीक है, एज ए टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाया जाएगा। लोकेटेड कहाँ पे है ये, नॉर्दर्न पार्ट जो है स्टेट का, बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश एंड झारखंड, ठीक है। तो ये 4th टाइगर रिजर्व रहेगा छत्तीसगढ़ का। जो 3 और जो हैं उदंती, सितनादी, ठीक है, अचन कमर, इंद्रावती, ठीक है। तो ये अभी क्या है, 4th आपको ये न्यू टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। अगर बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, इसको इस्टेब्लिश किया गया 2005 में। रिकमेंडेशन थी जो टाइगर टास्क फोर्स जो लाई गई, ठीक है। ये टाइगर टास्क फोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा की गई, जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज किया गया इसको, मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट टाइगर और मैनी टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं इसके चलते हमारे इंडिया में। टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं हमारे इंडिया में, जाकर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अजय वॉरियर, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके साथ, हमारी कंट्री की और यूके के साथ, ठीक है। तो इंडिया यूके की ये ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है अजय वॉरियर, ठीक है। तो ये अभी देखने को मिली कहाँ पे, उत्तराखंड के चौबातिया रीजन में, क्लियर। तो इसका 6th एडिशन था इंडिया यूके ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ठीक है। ट्रूप्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ के ट्रूप्स मिलके यहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए गए दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। सेवरल मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए गए, ठीक है। तो जो है अपने अपने जो युद्ध अभ्यास पे जो अपना प्रदर्शन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा दिखाया गया, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।